सभी को नमस्कार। एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ही डिटेल में उस कंपनी को स्टडी करे जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। क्योंकि इन्वेस्टर के पैसे यानी कि आपके पैसे तभी ग्रो करेंगे जब वो कंपनी जिसमें आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो कंपनी ग्रो करे। और कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं और किस तरीके से अगर ग्रो कर रही है, उसको अगर आपको जानना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को पढ़ा जाए। उस कंपनी का जो हर 3 महीने में जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है और हर 12 महीने में जो एनुअल रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ा जाए और समझा जाए। उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। स्कूल में बच्चों के रिजल्ट हर साल आते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं, और अगर पढ़ रहा है तो वो उसके रिजल्ट्स में दिखता है और उससे समझ में आता है कि वो बच्चे की ग्रोथ हो रही है। उसी तरह कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं और जिसको पढ़ करके हमें ये समझ में आता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसी के हिसाब से कंपनी की ग्रोथ समझ में आती है। आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स को किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, और उसको हम यूज करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारे स्टॉक मार्केट क्लासेस की जो सीरीज है, जो कि हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उसी सीरीज का एक अगला सेगमेंट है, जहां पे हम प्राइमरी क्लास के लेवल की तरह क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे पढ़ा और समझा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करें। और अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर के चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हम इन क्लासेस को डिजाइन कर रहे हैं। नर्सरी क्लास में हमने बहुत बेसिक तरीके से समझा था कि किसी भी स्टॉक को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। केजी क्लास में हमने टूल्स एंड टेक्निक्स को समझा था, स्क्रीनर, ट्रेंड लाइन। और प्राइमरी क्लास में हमने इंडेक्सेस को समझा, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन इंडेक्सेस को समझा था। इसी सीरीज में आगे हम आज समझेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे पढ़ा और समझा जाता है। देखिए, मैं इसमें और आगे जाकर के कुछ और स्पेशल क्लासेस डिजाइन कर रहा हूं, जो कि फ्यूचर के टाइम में मैं इनको लॉन्च करूंगा। देखिए, यहाँ पे मैं एक ये सारी इंफॉर्मेशन को काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्लासेस के फॉर्म में आप तक ला रहा हूं, और वो भी देखा जाए तो बहुत बेसिक लेवल से शुरू करके धीरे धीरे अपने वीडियोस के लेवल को बढ़ाने वाला हूं। तो ये इस तरह से डिजाइन किया गया है ये क्लासेस, ताकि एक कोई एकदम जो नया भी है स्टॉक मार्केट में, जिसने अभी 1 साल 2 साल ही हुए हैं अगर किसी को स्टॉक मार्केट में, उनके लिए ये चीज समझना काफी आसान हो जाएगा। मैंने प्लान किया था कि यहाँ पे मैं इस समय या तो कोई टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की क्लास लेके आऊंगा या फिर ऑपरेटर गेम जहाँ पे सर्किट्स लगते हैं उसकी क्लास लेके आऊंगा, बट मुझे लगा कि इस समय क्वार्टरली रिजल्ट्स पे क्लास लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत टाइमली है। इसलिए क्योंकि जैसे कि आपको पता है अभी जस्ट क्वार्टर 1 खत्म हुआ है, यानी कि अप्रैल से लेकर जून में जितनी भी अर्निंग्स हुई है किसी भी कंपनी की, उनकी क्वार्टर 1 की रिजल्ट्स और उनकी अर्निंग्स आने वाली है, जो कि जुलाई में शुरू हो जाएगा। ये क्लास को और इस तरीके को हम अभी समझ लेते हैं। और एक वजह यह भी है कि हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है कि स्टॉक मार्केट क्लासेस में और वीडियोस बनाने के लिए। सो देखिए, ऑलरेडी मेरे काफ़ी प्लान्स हैं कि मैं अलग अलग तरीके की क्लासेस और टॉपिक्स को यहाँ कवर करने वाला हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री रहने वाली है इस चैनल पे, और काफ़ी और आगे आने वाले टाइम पे ये क्लासेस रिलीज होंगी। सो डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे को इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा क्वार्टरली रिपोर्ट या क्वार्टरली रिजल्ट ये होते क्या है। ये एक तरह की रिपोर्ट होती है जिसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कंपनी के किस तरह से व्यापार हो रहा है, किस तरह से पैसों का लेन देन हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हर क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी में, यानी कि हर 3-3 महीने में कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने मन से करती है, ये सेबी यानी कि जो कि हमें पता है सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया गया मैंडेट एक्टिविटी है। यानी कि जो भी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है उनको अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जरूर से पब्लिश करने ही पड़ेंगे। इस क्वार्टरली रिपोर्ट में यूजुअली होता है कलेक्शन ऑफ सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, किस तरह से इनकम आ रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन क्वार्टरली रिपोर्ट में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये रिजल्ट्स मिलेंगे कहाँ। तो देखिए, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ऑथेंटिकेटेड जो वेबसाइट है वो एनएसई की वेबसाइट खुद है, nseindia.com। वहां पे जाकर के आप किसी भी कंपनी को सर्च करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे टीसीएस को सर्च कर रहे हैं, तो टीसीएस का जब आप शेयर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे सेगमेंट्स मिलेंगे, जहाँ पे डैशबोर्ड के सेगमेंट में आपको अनाउंसमेंट्स, बोर्ड मीटिंग्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, ये सारी लिंक्स मिल रही है। यहाँ पे अगर आप अनाउंसमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे कंपनी के द्वारा किए गए सारे अनाउंसमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हैं। इसमें आपको सर्च करना होगा कि जो रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट जो इस कंपनी का आया होगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अभी जो कि जुलाई चल रहा है, तो इनका आई थिंक पिछला अप्रैल में जो डॉक्यूमेंट आया होगा वो होगा इनका क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट, ये 12 अप्रैल को आया हुआ डॉक्यूमेंट है। ये एक पीडीएफ लिंक है जिसको आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। सो इस तरह से आप एनएसई की वेबसाइट में किसी भी कंपनी का डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं। सेकंड तरीका है जो कि हमने हमारे टूल्स एंड टेक्निक के वीडियो में डिस्कस किया था, स्क्रीनर वेबसाइट पे। यहाँ पे जब भी आप किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, जैसे कि टीसीएस अगेन, यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्वार्टरली के जो सेगमेंट है वहां पे आपको रॉ पीडीएफ की एक यहाँ पे लिंक मिलती है। इस डॉक्यूमेंट को भी क्लिक करके आप कंपनी की जो उनका रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट रहा है वो आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। सो ये तो हो गया कि रिजल्ट कहाँ मिलेगा। उसके बाद आता है कि रिजल्ट कब मिलेगा। तो रिजल्ट कब मिलेगा, इसके लिए आपको
हमेशा एक रिजल्ट कैलेंडर जो होता है ये आपको ट्रैक करना चाहिए, या फिर आपको अपनी कंपनी को वॉच लिस्ट में लगा के रखना चाहिए। तो रिजल्ट कैलेंडर को देखने के लिए आपको दोनों वेबसाइट्स, बीएसई की वेबसाइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई की वेबसाइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों जगह पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप गूगल में आके सर्च कीजिए बीएसई रिजल्ट कैलेंडर। यहाँ पे जो आपको पहली लिंक आएगी वो बीएसई की वेबसाइट की लिंक होगी, जहाँ पे कॉर्पोरेट के सारे अपकमिंग रिजल्ट्स जो भी होते हैं वो सब आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी के नेम और कंपनी के कोड के साथ आपको उनके रिजल्ट डेट दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्विकली देखें तो अगर कुछ बड़ी कंपनियों का अगर मैं नाम यहाँ पे देखूं तो देखिए, टीसीएस का रिजल्ट यहाँ पे 11 जुलाई लिखा हुआ है, एचडीएफसी एएमसी 15 जुलाई, एशियन पेंट्स 17 जुलाई। सो यूजुअली क्या होता है, जो डेट यहाँ पे दी गई है उसी डेट पे कंपनी की रिजल्ट्स आती है। पॉलीकैब 18 जुलाई। टाइम थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है, कभी मार्केट के बंद होने के बाद 7-8 बजे भी आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कंपनी उस डेट पे अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। सो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी का रिजल्ट किस डेट पे आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हमें एक क्वार्टरली रिजल्ट में क्या चीजों को ध्यान रख करके देखना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ चीजों को कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे कि ऑपरेशनल हाईलाइट, यानी कि कंपनी जो भी काम करती है, जो भी ऑपरेशंस करती है, उसी से तो उसका पैसा बनता है, उसी से तो वो बिजनेस रन होता है। उस बिजनेस में किस तरह से ऑपरेशंस चल रहा है, हमने ये चीजें अपने पिछले कई वीडियोस में भी रिव्यू किया हुआ है, जहां पे हम टॉप लाइन देखते हैं, बॉटम लाइन देखते हैं, प्रॉफिट्स देखते हैं, ईपीएस, और फिर कंपेयर करते हैं प्रीवियस क्वार्टर वर्सेस प्रीवियस ईयर। तो आइए इसको पहले हम एक एग्जांपल की तरह देख लेते हैं। देखिए, सोर्स तो फिर कई हैं, ट्रेंड लाइन हो गया, स्क्रीनर हो गया, हम स्क्रीनर को एग्जांपल की तरह कंटिन्यू करेंगे। सो टीसीएस को अगर हम यहाँ पे रिव्यू करें तो टीसीएस में जब आप यहाँ पे क्वार्टरली एरिया में आएंगे तो आपको यहाँ पे क्वार्टरली के एक टेबल दिखेगा, जहां पे आपको सेल्स दिख रहा है। ये जो सेल्स लाइन होती है ये कंपनी की टॉप लाइन होती है, यानी कि कंपनी टॉप लाइन कितना सेल्स कर रही है, उनका जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं उसमें से वो कितना पैसा बना रहे हैं। उसके बाद आता है कुछ लाइन आइटम्स, यानी कि एक्सपेंसेस, कंपनी उसमें कितना खर्चा कर रही है। उसके बाद जो बच जाता है वो पैसा होता है उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपको कई चीजों का इंटरेस्ट देना पड़ता है। कई बार आपने कोई लोन लिया होगा, उसकी आपको पेमेंट करनी होती है। कई बार आपको जो भी इनकम का टैक्स हुआ है वो इनकम का टैक्स देना पड़ता है। ये सारा कुछ माइनस करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये कहलाती है कंपनी की बॉटम लाइन। टॉप लाइन होती है सेल्स, यानी कि जो इनकम फ्रॉम रेवेन्यू होता है, और बॉटम लाइन होती है नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट कितना प्रॉफिट कंपनी के पॉकेट में आया। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये क्वार्टरली रिजल्ट में देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये अगर ग्रो कर रहा है वो बताता है कि हाँ, कंपनी अपना सेल कर पा रही है, ग्रोथ हो रहा है, माल उनका बिक रहा है। और प्रॉफिट में भी, यानी कि जो बॉटम लाइन है, अगर उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है, यानी कि हाँ, जितना कंपनी सेल कर रही थी उसके बाद अपने खर्चों को घटाने के बाद वो प्रॉफिट तब भी मेंटेन कर पा रही है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की टॉप लाइन यानी कि सेल्स तो बढ़ता है, लेकिन बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा होता है। इसके पीछे का कई रीजन हो सकता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, कंपनी के ऊपर ज्यादा लोन आ रखा है, कंपनी अपने पैसों को कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तब हमको देखना पड़ता है कि हाँ, टॉप लाइन और बॉटम लाइन में किस तरह का डिफरेंस आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। तो ये जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ आ रहा है ये किस परसेंट से आ रहा है, जिस परसेंट से आने की उम्मीद थी क्या वो उसी परसेंट से ग्रो हो रहा है या कम परसेंट से ग्रो हो रहा है, ये देखना जरूरी होता है। और उसके बाद आता है ईपीएस, जो कि मैं हमेशा मेरी कई वीडियो में और स्पेशली जहां पे मैं स्टॉक्स के टारगेट को सेट करता हूं वहां पे ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्निंग पर शेयर्स, यहां पे हमें देखना पड़ता है कि अर्निंग पर शेयर्स में उसका क्या टोटल इंपैक्ट आया है। और फिर उसके बाद हमको कंपैरिजन करना पड़ता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि करंट क्वार्टर वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर। ये हमें देखना पड़ता है कि इस क्वार्टर के मुकाबले पिछले क्वार्टर में कंपनी ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया, प्लस ये क्वार्टर वर्सेस प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर, यानी कि मार्च है तो मार्च के वर्सेस मार्च के बदले मार्च, दिसंबर है तो दिसंबर के बदले दिसंबर। इस तरह से हमें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपेयर करना पड़ता है। उसके बाद हम एनुअली रिजल्ट आता है। एनुअल रिजल्ट आता है मोस्टली अप्रैल में। मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो करती हैं अप्रैल टू मार्च का साइकिल, यानी कि जो इनका लास्ट क्वार्टर होता है वो होता है जनवरी टू मार्च, और जो मार्च 31 मार्च जो खत्म होता है वहां पे कंपनियों का ईयर खत्म होता है। तब कंपनी अपने ईयरली रिजल्ट्स भी रिलीज करती है। तो उस समय जब मार्च के खत्म होने के बाद जब अप्रैल या मई में जो रिजल्ट्स आते हैं, जो कि हमने देखा, अभी मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें एनुअल रिजल्ट्स भी रिलीज हुए हैं, तो एनुअल रिजल्ट्स में आपको एनुअल वर्सेस एनुअल, ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन करना होता है। तो ये देख के पता चलता है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा कर रही है, प्लस ईयर के एंड में हमें यह पता चलता है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर किस तरह से ग्रोथ करी है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब भी ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं ये एक पीडीएफ के फॉर्म में होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होता है उसको समझना, लेकिन यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट के थ्रू इसको वापस से डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सेबी के द्वारा बनाया गया एक इंपॉर्टेंट मैंडेट है। अगर आपने ये फॉर्मेट को समझ लिया तो आपको काफी क्लियरिटी होगी। अगले 5-10 साल 20 साल जब तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तक आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए मेरी आपसे यहाँ रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर लीजिए।
या फिर इसको एटलीस्ट शेयर करके अपने आप को व्हाट्सअप कर लीजिए, अपने फैमिली ग्रुप में सेव करके रखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आप भूल जाएं, लेकिन जरूरी होगा कि ये आप बार बार इसको देखें, दोबारा से देखें, समझें कि किस तरह से एनालिसिस करनी चाहिए। अपना 1 रुपया भी लगाने से पहले आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि ये आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना कहीं से कहीं सही तरीका नहीं है। यहाँ पे देखिए सेबी एक स्ट्रक्चर बताती है कि इसी तरह से आपको आपके रिजल्ट्स को दिखाना चाहिए, जहां पे सेबी क्लियरली बताती है कि आपका एक सेगमेंट होना चाहिए जहां पे आप इनकम बताओगे कि आपका पैसा कैसे आ रहा है, क्वार्टरली, पिछले क्वार्टर का और पिछले ईयर का। फिर एक्सपेंसेस, आपने किस तरह के खर्चे किए, उसमें भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी कि जो भी आप रॉ मटेरियल लेते हैं वो कुछ परचेस करते हैं, कुछ इन्वेंट्री में रखते हैं, एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट एक्सपेंसेस देते हैं, अमोर्टाइजेशन या डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ बतानी होती है। उसके बाद प्रॉफिट आपको किस तरह से आया, क्योंकि जैसे ही आप इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो प्रॉफिट मिल जाता है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस किसी अदर एक्टिविटी से, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से अगर मिला है तो, या फिर कोई एक्सेप्शनल आइटम से मिला होगा। तो देखिए कई बार ये चीजें होती हैं और आगे जाकर के हम कई बार ऐसे रिपोर्ट्स और ऐसे रिजल्ट्स देखेंगे जहां पे एक्सेप्शनली करोड़ों रुपए कंपनी के पास अचानक से आ जाता है या अचानक से लॉस हो जाता है। वो चीज इस तरह की लाइन आइटम में हमेशा हाईलाइट होती है कि यार एक्सेप्शनली कुछ प्रॉफिट हो गया या एक्सेप्शनली कुछ लॉस हो गया, वो कंपनी को दिखाना जरूरी होता है। और हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम ये देख लें कि हाँ ये जो प्रॉफिट हुआ है ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है या नॉर्मल लॉस नहीं है, तब ये लाइन आइटम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद टैक्स, कंपनी ने किस तरह के टैक्स पे किए हैं, ये टैक्स भी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट्स में कंपनी को इनकम टैक्स देना होता है, और ये कई बार चेंज भी होता है, जीएसटी में चेंजेस होते हैं, बजट में कोई चेंजेस होते हैं, तो टैक्स में काफी इंप्लीकेशंस आते हैं, इसलिए टैक्स एक्सपेंसेस को भी ट्रैक करना जरूरी होता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट या लॉस जो कंपनी को आया है उसके बाद कंपनी को बताना पड़ता है कि कंपनी ने किस तरह के रिजर्व्स उनके पास हैं, और फिर उसके बाद उनको बताना पड़ता है कि अर्निंग पर शेयर उस कंपनी का कितना हुआ। ये इतनी इंफॉर्मेशन मिनिमम किसी भी कंपनी को बताना ही पड़ता है सेबी के अकॉर्डिंगली। इसीलिए अगर कोई भी कंपनी ये सारी इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड करती है, नहीं बताती है या गलत बताती है, वैसी कंपनियों से हमको दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए सेबी बोलती है कि बैंक्स के लिए एक अलग तरीके का यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उनका रिपोर्ट्स और उनके रिजल्ट्स दिखने चाहिए, जहां पे इंटरेस्ट अर्न, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो बैंक्स होती है उनके जो अर्निंग होती है वो इंटरेस्ट के तरीके से होती है, इसलिए उनके इंटरेस्ट को इनकी इनकम मानी जाती है। ये सारी चीजें उनकी इनकम में आ गई। उसके बाद उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी कि उन्होंने कितना इंटरेस्ट दिया, ठीक है, तो ये उनके एक्सपेंसेस में काउंट होता है। उसके बाद कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वही नॉर्मल चीजें, प्रोविजंस, यहाँ पे देखिए बैंक्स को प्रोविजंस डिक्लेयर करने पड़ते हैं कि हमारे जो भी हमने लोन्स दिए हैं उन लोन्स में से कितने चांसेस हैं कि कितना लोन अभी भी फंसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट, टैक्सेस जो कि हमने नॉर्मल अभी बात करी, एंड देन उसके बाद एनालिटिकल रेशियो, एनालिटिकल रेशियो में ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और फिर एनपीए, जो कि हमने एक वीडियो बंधन बैंक की बात करी थी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एनपीए, ग्रॉस एनपीए कितना इंपॉर्टेंट है। वही चीज यहाँ पे सेबी भी बोलता है कि किसी भी बैंक को अपने रिजल्ट्स में ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए डेफिनेटली बताना चाहिए। इतनी चीजें तो आपको मिनिमम किसी भी रिपोर्ट्स में, किसी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स में और एनुअल रिजल्ट्स में देखनी ही चाहिए। इसके बाद होता है कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, यानी कि जो बेसिकली बोला जा सकता है जो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस होते हैं जो कि रिजल्ट्स के साथ रिलीज किए जाते हैं वेबसाइट्स पे, कंपनी की वेबसाइट्स पे, या इवन एनएसई और बीएसई की वेबसाइट्स पे। आपको स्क्रीनर पे भी इन कंपनियों के प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगे। इस प्रेजेंटेशंस में हमको जो इंपॉर्टेंट चीज होती है देखने के लिए वो होता है कि फ्यूचर आउटलुक कैसा है कंपनी का, ठीक है, यानी कि कंपनी अपने आप को और आगे ग्रो करने के लिए किस तरह के बिजनेस प्लान्स लगा रही है, किस तरह से बिजनेस एक्सपैंड करने का सोच रही है, क्या कोई कैपेसिटी एक्सपेंडिचर कर रही है यानी कि और पैसा लगा करके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या अपने इक्विपमेंट्स, मशीन्स को बढ़ा रही है, या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कर रही है यानी कि कोई ऐसी चीजों पे पैसा खर्च कर रही है जिनके उनके ऑपरेशंस में अच्छा ग्रोथ हो और अच्छे मार्जिन इंप्रूव हो। तो इन ये चीजें होती हैं बेसिकली जो हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने कई हमारे जो वीडियोस हैं उसमें मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस की स्लाइड को यूज करता हूं। इसी तरह से एक एग्जांपल है, जैसे कि मैंने एसबीआई कार्ड का वीडियो बनाया था, इसमें काफी डिटेल में एसबीआई प्रेजेंटेशंस, एसबीआई का जो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन था उनकी स्लाइड्स को यूज की थी। इससे हमको इनके बिजनेस प्लान्स और इनके जो बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं इसके बारे में काफी अच्छा आइडिया लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। मोस्टली हर शेयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके जब भी कोई क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसके पहले या उसके थोड़े दिन के बाद हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में पता चलता है। और जब भी, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग हैंड में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग हैंड हमेशा प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई का होता है। तो जब जब शेयर्स की वेटेज इन ग्रुप्स में बढ़ेगी तब तब हमको उसका ज्यादा अच्छा एडवांटेज मिलेगा और उस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जब जब पब्लिक में ज्यादा शेयर्स बढ़ने लगेंगे तो हमको थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है। ये चीज हमने कई वीडियोस में, हमारे पुराने वीडियोस में डिस्कस की हुई है और काफी चीजों को समझा भी है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने के लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो स्क्रीनर है, जहां पे अगेन आप जाकर के इन्वेस्टर सेगमेंट्स में देख सकते हो प्रमोटर के जो शेयर के ट्रेंड है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, एफआईआई में क्या मूवमेंट हो रहा है, डीआईआई में क्या मूवमेंट हो रहा है एंड पब्लिक में क्या मूवमेंट हो रहा है। इससे हमको एक काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से कंपनी क्वार्टरली मूव कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल ट्रांसक्रिप्ट, या जिसको हम मैनेजमेंट कमेंट्री भी बोलते हैं। हर क्वार्टरली रिजल्ट, जब भी कोई क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसके बाद हमने बात करी है कि एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पे कंपनी के बड़े मैनेजमेंट्स आकर के प्रेस के साथ डिस्कशन करते हैं, उनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को रिव्यू करते हैं। वहां पे वो बेसिकली बड़ी हाईलाइट क्वेरीज जो होती हैं इन्वेस्टर्स की, वो प्रेस वाले उनसे पूछते हैं और वहां पे लाइव जो मैनेजमेंट होता है उन क्वेश्चंस का आंसर देता है। वहां से हमको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हमें कुछ कंपनीज में डाउट है, कुछ बड़े कुछ फ्लैग रेज हो रहे हैं, या हमें कुछ कंपनी के बारे में कुछ और क्लैरिटी चाहिए, वो सारी चीजें हमें कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में मिल जाती है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अगेन स्क्रीनर पे अगर आप आएंगे, किसी भी कंपनी को सर्च करेंगे तो डॉक्यूमेंट के सेगमेंट में आपको कंपनी के कॉन कॉल्स एवरी क्वार्टर के ट्रांसक्रिप्ट भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे और पीपीटीज भी मिलेगी। ये काफी बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं और काफी टेक्निकल इन नेचर होते हैं। इनको पढ़ना और समझना हमेशा इतना आसान नहीं होता, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इनको समझ सकें। और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम इस चैनल में कुछ जो सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं जो कि हमारे वॉच लिस्ट में हमेशा रहने वाले हैं, उनका हम हमेशा ये कवरेज करेंगे। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो डाउट्स हैं, आपके शेयर्स के जो डाउट्स हैं, वो हम इन चैनल और इस प्रोसेस के थ्रू हम डेफिनेटली आगे जाके सॉल्व कर सके। बट बेहतर यही होगा कि आप धीरे धीरे, आप अगर अभी से भी शुरू करते हैं तो आपको हो सकता है 1 साल में, 2 साल में आप ये चीजें सीख जाएं कि इन चीजों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, और उसके साथ ही साथ आप खुद से ये चीजें को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि हमको हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में ध्यान से देखना चाहिए, वो होती है कि क्या कोई स्पेशल वार्निंग आ रही है। जो रिपोर्ट्स में जो भी डिटेल्स बताई गई हैं, क्या उसमें कुछ ऐसी रेड फ्लैग है जिससे हमको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए। ये वार्निंग में हमको ये पकड़ना होता है कि क्या कंपनी ने किसी तरह का लॉस रिपोर्ट किया है, किसी तरह का कंपनी को कोई नोटिस मिला है। कई बार जीएसटी नोटिस होता है, इनकम टैक्स नोटिस होता है, फाइन्स होते हैं, उसके बारे में हमें पकड़ना चाहिए। या किसी तरह की ऑडिट फाइंडिंग आई है। ऑडिट फाइंडिंग मतलब कोई कंप्लायंस या कोई एथिकल मिसबिहेवियर हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है कंपनी के मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से कंपनी में कुछ इंपैक्ट देखा जा सकता है। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है ट्रैक करना, और ये आपको क्वार्टरली रिजल्ट का जो फुल डॉक्यूमेंट होता है उसको डिटेल में जब आप देखेंगे तो आपको ये बुलेट पॉइंट्स में कहीं ना कहीं जरूर से दिख जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था ईज माई ट्रिप प्लानर का। इसका जो पिछला क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें एक 72 करोड़ का लॉस रिपोर्ट हुआ था। वो चीज हमें पकड़नी चाहिए कि क्या कभी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि ये हमको हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने में काफी हेल्प देती है। इस वीडियो को अगर आप डिटेल में देखोगे तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये किस तरह का लॉस है और इस लॉस का पूरे के पूरे बिजनेस में कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी कंपनी के लॉस को समझने के लिए। तो ये वीडियो को पीछे जाके जरूर से देखिए, ईज माई ट्रिप का वीडियो जो कि लास्ट मंथ में मैंने अपलोड किया है। इसी तरह से एक और वीडियो हमने बनाया था वर्ड विजार्ड इनोवेशन का, जो कि एक ईवी स्टॉक है। यहाँ पे हमने स्टडी किया था कि एक स्पेशल नोटिस आया हुआ था गवर्नमेंट और कस्टम की तरफ से, जो कि इस कंपनी को मिला था, जिसकी वजह से एक पेनल्टी के चांसेस थे कि उस कंपनी को कुछ करोड़ का पेनल्टी लग सकता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक तरह के वार्निंग साइंस होते हैं, इसलिए आप इस एग्जाम्पल के तौर पे इस वीडियो को भी जाके दोबारा से देखिए ताकि आपको समझ में आए, जो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वार्निंग्स यानी कि किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमको क्वार्टरली रिजल्ट्स में पकड़नी होती है। इससे हमको बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग मिलती है कि हमें उस कंपनी के साथ आगे कैसे बढ़ना चाहिए। फिर लास्ट में हमको हमेशा एक चीज जरूर देखना चाहिए कि शेयर का रिएक्शन कैसा हुआ है। तो जिस भी दिन क्वार्टरली रिजल्ट आता है, अगर वो मार्केट ओपन होने के टाइम पे क्वार्टरली रिजल्ट रिलीज हुआ है तो उस समय वो शेयर किस तरह से रिएक्ट किया, या फिर अगर मार्केट बंद होने के बाद आता है उसका रिजल्ट तो नेक्स्ट डे वो शेयर किस तरह से रिएक्ट किया। ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारे टॉप शेयर्स का। देखिए, हम सारे शेयर्स का तो इस तरह का डीप एनालिसिस शायद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो मेजर शेयर्स हैं, जहां पे हमने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन शेयरों का हमें एटलीस्ट इतना मिनिमम इंफॉर्मेशन तो देखनी ही चाहिए। अब ये शेयर रिएक्शन कैसे होता है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे इंडिया मार्ट इंटरमैश के शेयर को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसका जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो आया था 30 अप्रैल को, और 30 अप्रैल के बाद जो कि 2 मई को जब मार्केट ओपन हुआ तो आप देख सकते हैं कि उस दिन एक हाई वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम अगर आप देखिए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मिलियन शेयर का वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ था। और इस 3 मिलियन के शेयर्स में आप देखिए शेयर ने बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल भी बनाया, राइट। तो ये होता है स्टॉक का रिजल्ट का रिएक्शन। अब इसको हमको लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, जो कि मैं हमेशा बात करता हूं कि हमें एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के ट्रेड को देखना चाहिए। अगर मैं इसको मंथली चार्ट पैटर्न में देखूं तो देखिए, ये जो शेयर था ऑलरेडी अपने लोअर प्राइस रेंज में था। तो जो इसका जो बेस लाइन है ऑलमोस्ट उस रेंज में था जब वो 2 मई को उसका रिजल्ट आया। तो जब वो शेयर ऑलरेडी काफी डिस्काउंटेड पे है, काफी बॉटम पे है, और जब रिजल्ट आकर के उसको काफी अच्छा ग्रीन सिग्नल मिला है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि रिजल्ट
कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर काफी नेगेटिव शेयर का रिजल्ट होता तो जो कि अपने बेस लाइन पे है तो ये अपने बेस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता। हालांकि अगर आप इसके डे चार्ट को देखोगे, रिजल्ट के बाद काफी हद तक के जो शेयर है वो एक डाउन ट्रेंड में ही नीचे आया। लेकिन ये हमें उस शेयर के को जाके डिटेल में समझना चाहिए कि और उसके हमेशा जो रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन को हमेशा याद रखना चाहिए। अगले 3 महीने में जब तक इसका नेक्स्ट रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हमें ये याद रखना चाहिए कि पिछला रिजल्ट इसका कैसा था और मार्केट ने इसको किस तरह से रिएक्ट किया। सेम चीज आपको देखिए इन्फोसिस के चार्ट में भी दिखेगी। इन्फोसिस का जो रिजल्ट आया था, अर्निंग्स की रिजल्ट जो आई थी वो आया था 18 या 19 अप्रैल को, और उसके बाद से क्योंकि 19 अप्रैल को ऑलरेडी जो इन्फोसिस का शेयर है काफी डाउन ट्रेंड से आ रहा था और इसके नीचे वो शेयर फिर नहीं गया, यानी कि मार्केट ने उसके रिजल्ट को काफी अच्छा वैल्यू दिया, काफी अच्छा रिएक्शन दिया, और उस टाइम का जो बेस है वो अभी तक के ब्रेक नहीं हुआ, और इवन अगर देखा जाए तो तब से वो काफी स्टॉक आगे रिकवर हो चुका है। अब आने वाला जो इसका रिजल्ट है वो यहाँ पे काफी देखने लायक होगा, क्योंकि शेयर जो है पिछले रिजल्ट से काफी अच्छा रैली अप कर चुका है। एक और एग्जांपल देखते हैं, संवर्धन मदरसन, जिसका मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाया है। इसका जब रिजल्ट आया था 29 मई को, तब ये जो स्टॉक है काफी अच्छे से रिएक्ट किया था और ऑलमोस्ट जो स्टॉक 140 के प्राइस का था वो 1 या 2 दिन में 150 प्लस चला गया था, यानी कि 2 दिन में 10% का मूव आया था। सो ये दिखाता है कि स्टॉक का रिएक्शन उसके रिजल्ट को लेकर के कैसा आ रहा है। एक और पर्सपेक्टिव जो कि स्टॉक के रिएक्शन को देखना चाहिए हमको रिजल्ट के दिन, वो ये होता है कि उसका पीई जो है वो किस तरह से एडजस्ट हुआ है। यहाँ पे अगेन मैं संवर्धन मदरसन का एग्जांपल लूंगा। जब ये शेयर का रिजल्ट नहीं आया था, यानी कि 27 मई, तब स्टॉक जो ट्रेड कर रहा था वो 60 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, हमने इसका बहुत डिटेल एनालिसिस किया है मदरसन का वीडियो पे भी, तो वहां पे देखिए जो स्टॉक का जो ईपीएस था वो 2.3 या 2.2 के अराउंड था और स्टॉक का पीई जो है वो 60 पे था। जैसे ही रिजल्ट आया यानी कि 28 मई को, तो जो स्टॉक की अर्निंग है वो काफी अच्छी ग्रो करी। तो आप यहां देख सकते हो कि स्टॉक की अर्निंग ईपीएस 4.2 हो गई थी। तो जैसे ही स्टॉक का ईपीएस 4.2 हुआ तो पीई जो हुआ वो ऑटोमेटिकली 60 से एडजस्ट होकर के 35 हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट वाले दिन क्योंकि ईपीएस इतना ज्यादा डबल हो गया तो इनका पीई में यहाँ पे श्रिंकेज आया है। लेकिन वही अगर आप प्राइस को देखोगे तो 28 मई का जो प्राइस जैसा कि मैंने बताया 140 के अराउंड था, वो 150 पे गया, यानी कि सिर्फ 10% ही प्राइस मूव किया, जबकि ईपीएस डबल हो गया था। ये यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी दिखाता है कि किस तरह से ईपीएस में ग्रोथ तो आई है, रिजल्ट इतना अच्छा है, स्टॉक 10% मूव तो कर गया, लेकिन फिर भी इसमें काफी मूवमेंट बचा हुआ है। इस तरह की एनालिसिस हमको उसके क्वार्टरली रिजल्ट में ही पकड़नी होती है, क्योंकि हम वहीं से उसकी अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं कि स्टॉक में आगे फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। यहाँ पे मैं अपने मेथड में एक और अप्रोच ऐड करने वाला हूँ, जहां पे मैं एक वॉच लिस्ट बनाऊंगा जो कि इस चैनल की वॉच लिस्ट होगी। इस वॉच लिस्ट में 10 शेयर होंगे, सिर्फ 10 फोकस्ड शेयर होंगे जो कि इस चैनल की वॉच लिस्ट होंगे, जहां पे 5 मैंने लार्ज कैप आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि 5 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप और एक कोई माइक्रो कैप कंपनी को मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट की तरह ऐड करूंगा। और ये जो वो 10 शेयर्स होंगे इनको हम हमेशा हर 2-3 महीने में काफी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन जो मैं यहाँ पे शेयर डिफाइन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो शेयर हमेशा के लिए वॉच लिस्ट में रहेंगे, कभी अंदर बाहर हो सकते हैं। और उनमें से जो कुछ शेयर हैं वो मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं, इनके वीडियोस बना रखे हैं। लार्ज कैप में है एसबीआई कार्ड, संवर्धन मदरसन, आईआरसीटीसी, जियो फाइनेंस। ये मेरे लार्ज कैप के शेयर्स होने वाले हैं वॉच लिस्ट के इस चैनल के। कुछ स्पेस अभी खाली है, मिड कैप में मैं कुछ और स्टडी कर रहा हूँ, ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स हैं माइंड में और उस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्मॉल कैप में भी है, माइक्रो कैप में भी एक मेरा शेयर है जो मैं स्टडी कर रहा हूँ और उनको मैं इस चैनल की वॉच लिस्ट का पार्ट बनाऊंगा। आप यहाँ पे मेरे को रिकमेंड कीजिए कि और ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो मेजर फोकस हो सकते हैं। देखिए सारे शेयर्स तो हम एनालाइज नहीं कर सकते, डेफिनेटली एक ऐसा पैटर्न हम बना के रखेंगे कि हमारे कुछ कोर शेयर्स होंगे जो हम हर क्वार्टरली रिजल्ट में डिस्कस करेंगे, और इन शेयर्स को ही समझते समझते पढ़ते पढ़ते हम ये पूरी क्लास का जो मेन मुद्दा है कि हमें क्वार्टरली रिजल्ट को कैसे सीखना चाहिए, वो हम इन्हीं शेयरों को सीखते सीखते हम वो चीज को समझ पाएंगे। तो देखिए एक बार के क्वार्टरली रिजल्ट को समझ के जरूरी नहीं है कि आपने क्वार्टरली एनालिसिस करना सीख गए, आपको एक कंपनी को पकड़ के साल भर स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि पूरे एक साल में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से कंपनियों में रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह से कंपनियों में लॉस रिपोर्ट होती है, नोटिसेज आते हैं, कैपेक्स होता है, एक्सपेंशन होता है, बॉटम लाइन हिट होती है, टॉप लाइन हिट होती है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप किसी एक कंपनी को पकड़ोगे, एटलीस्ट मिनिमम एक कंपनी को, और उसको पूरे 12 महीने स्टडी करोगे, तब आपको ये सारी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आएगी। यही इस आज के क्लास का मूल मंत्र था कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को हमें आज सीख लेना चाहिए। इसके पहले हम अपने आप को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट समझें, उसके पहले आप ये प्राइमरी क्लास समझिए, किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझा जाता है, उसके बाद ही आप अपने आप को एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बोल सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।